सार्वजनिक व्याख्यान आरंभ करते हैं। ये आज के वक्ता हैं प्रोफेसर कृष्ण मोहन श्रीमाली। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में 4 दशकों से अधिक समय तक के लिए अध्यापन इन्होंने किया है और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। हिस्ट्री ऑफ पांचाल, एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्दर्न डेक्कन, धर्म समाज और संस्कृति, द आयरन एज एंड द रिलीजियस रेवोल्यूशन। इन्होंने एक और किताब प्रोफेसर शर्मा के साथ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादन किया है और डिक्शनरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स इन इंडियन इंस्क्रिप्शंस नॉर्थ इंडिया के संपादन कार्य में रहते हैं। प्रोफेसर श्रीमाली बहुत ही विद्वान और इतिहास के जानकार हैं और हम लोग बहुत इनके आभारी हैं कि आज इन्होंने नेहरू मेमोरियल में हम लोगों के लिए ये व्याख्यान दे रहे हैं। अब मैं इनसे निवेदन करूंगी कि ये अपना व्याख्यान दें। इनका विषय है भारतीय शिल्प शास्त्रीय परंपराएं, एक ऐतिहासिक दृष्टि। प्रोफेसर श्रीमाली। धन्यवाद डॉक्टर वासुदा जी। जैसा कि अभी आपको बताया गया, आज की इस प्रस्तुति का विषय है भारतीय शिल्प शास्त्रीय परंपराएं, एक ऐतिहासिक दृष्टि। तकरीबन 200 वर्ष पूर्व 1834 में रामराज नामक एक विद्वान ने एक निबंध लिखा, एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज। और ये निबंध एक ऐसे शिल्पशास्त्र के अंश पर आधारित था जिसका नाम मानसार है। और मानसार जो टेक्स्ट है वो बाद में जब उसका विस्तृत भाग प्राप्त हुआ तो वो भारतीय शिल्प शास्त्रों का एक मानदंड ग्रंथ बन गया। रामराज का जो निबंध था वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ था और मैं समझता हूं आज की इस प्रस्तुति का जो वास्तविक इतिहास है वो उसी समय से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि लगभग 2 शताब्दियों से इस विषय पर चर्चा हो रही है कि भारत की जो वास्तुकलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं, उनसे संबंधित जो साहित्य है उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाए। भारतीय कला के इतिहास में यूरोपीय विद्वानों ने काफी पहले से काम शुरू कर दिया था और आरंभिक मानक ग्रंथों में तो फर्ग्यूसन और बर्जेस जैसे विद्वानों की कृतियां हम बहुत अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्ग्यूसन और बर्जेस जैसे विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे जब रामराज का निबंध छपा, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शिल्प शास्त्र संबंधी जो ग्रंथ हैं या आगे कभी सामने आएंगे विद्वानों के, तो उनका कोई खास उपयोग हो सकता है। और अगर ये कहा जाए कि ये कला इतिहासकार ऐसी रचनाओं को एक हिकारत की दृष्टि से देखते थे, कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखते थे, तो बहुत अनुचित न होगा। हालांकि उसी समय में बहुत से ऐसे भारतीय और गैर भारतीय कला इतिहासज्ञ भी थे जिनमें से चंद नाम A.K. कुमारस्वामी, स्टेला क्रैमरिश, मनमोहन गांगुली, N.K. बोस आदि आदि। ये लोग भी थे जो कि बर्जेस और फर्गसन के मत से सहमत नहीं थे।
और इन्होंने बाकायदा इस साहित्य का पूर्ण रूप से उपयोग किया। यहां तक कि शिला क्रैमरिश का जो बहुत ही मानक ग्रंथ माना जाता है हिंदू टेम्पल, उसके आधार में उनका ये विश्वास था कि भारतीय शिल्प ग्रंथ जो हैं वो उसकी कला को सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। पिछले लगभग 200 साल में एक बड़ी लंबी फहरिस्त इस साहित्य की हमारे सामने आ चुकी है, जिनमें से कुछ नाम मैं लेना जरूरी समझता हूं। मानसार का जिक्र मैंने अभी किया। उसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर, समरांगण सूत्रधार, जय पृच्छा, अपराजित पृच्छा, क्षीरणार्णव, कामिकागम, मयमत, काश्यप शिल्प, मानसोल्लास इत्यादि। इन ग्रंथों को, जिनको काफी हद तक ये कहा जाए कि धर्म ग्रंथ का दर्जा प्राप्त हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। और पिछले 200 वर्षों में जिस प्रकार इनका प्रयोग या दुरुपयोग हुआ है, उस पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगेगा कि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं कला के इतिहास में, भारतीय वास्तुकला के इतिहास में, जहां इनका प्रयोग किया गया है। कुछ क्षेत्र हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे शिल्प संबंधी कृतियों और कलाकृतियों की वास्तविक विस्तृत जानकारियां प्रदान करना। ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था इन साहित्य पर चर्चा करने का। विभिन्न किस्म के मंदिरों के भू योजनाओं का हिसाब लगाना, ग्राउंड प्लान्स। प्रतिमा विज्ञान, जो आइकॉनोग्राफी है, प्रतिमा विज्ञान संबंधी वर्णों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। फिर स्मारकीय अवशेष, जो मॉन्यूमेंटल रिमेन्स हैं, उनके कार्य संबंधी उद्देश्यों और उनकी प्रतीकात्मकताओं को जानना, सिंबलिज्म। मैंने अभी शिला क्रैमरिश का जिक्र किया था कि उन्होंने हिंदू टेम्पल पे जो ग्रंथ लिखा, वो उसके प्रतीक डायमेंशन पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। बावजूद इसके कि इन विभिन्न क्षेत्रों में इन रचनाओं का काफी उपयोग किया गया, फिर भी हम ये देखते हैं कि पिछले कम से कम लगभग 50 वर्षों में ऐसे भी कला इतिहासज्ञ हुए जिन्होंने इन ग्रंथों को एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा, उनको अक्षरशः लिटरली स्वीकार नहीं किया। इसमें मुझे 2-3 नाम तो बहुत सुगमता से याद आ रहे हैं। एम.ए. ढाकी, जिन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर पे मैं समझता हूं काफी मॉन्यूमेंटल काम किया है, और उन्होंने खास तौर से गुजरात, मालवा, राजस्थान के जो मंदिर हैं उन पर एक सिद्धहस्त तरीके से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। यहां तक कि उन्होंने उस क्षेत्र में एक ऐसी शैली का आइडेंटिफिकेशन किया है जिसको वो गुर्जर मारू शैली कहते हैं, जो उनके हिसाब से इन शिल्प रचनाओं में नहीं देखने को मिलती है। जो शिल्प शास्त्रीय ग्रंथ हैं उसमें उस किस्म की शैली का कोई उल्लेख नहीं आता, गुर्जर मारू शैली। इसी तरह से एक अंग्रेज और एक डच विद्वान हैं, एडम हार्डी और गेरार्ड फिकिमा, जिन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी तक कर्नाटक में जितने मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, उनके गहन अध्ययन के पश्चात वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं
कि शिल्प शास्त्रीय ग्रंथ जिस प्रकार से नागर या द्रविड़ शैली की चर्चा करते हैं, उनके सैद्धांतिक पक्षों की पुष्टि वास्तविक जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे नहीं होती है। वो एग्जाम्पल्स उन शिल्प शास्त्रीय परंपराओं से हटकर हैं। जहां मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, वहीं पर एक और शोध प्रबंध 1988 का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि प्रतिमा शास्त्र से ताल्लुक रखता है, और इसे प्रस्तुत किया था जॉन मॉस्टेलर ने, टेक्स्ट एंड क्राफ्ट्समैन एट वर्क, 1988 में। उन्होंने गंगा घाटी से प्राप्त लगभग 500 वर्षों के अंतराल की 500 CE, from 2nd century BC to 500 CE, 500 से अधिक वर्षों के अंतराल की लगभग 110 मूर्तियों का निरीक्षण किया। खासतौर से उनके लंबात्मक पार्श्वदृश्यों को, द वर्टिकल प्रोफाइल्स, और उसकी तुलना उन्होंने करी बृहद संहिता, विष्णु धर्मोत्तर, चित्र लक्षण, प्रतिमा लक्षण, अग्निपुराण इत्यादि। इनके अलावा लगभग 4 वर्षों तक 1978 और 1982 के बीच में जॉन मॉस्टेलर महाबलीपुरम गए, तमिलनाडु में। आप में से अगर कोई वहां जा चुका है, जो कि पल्लव वंशीय स्मारकों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, वहां पर तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है स्कल्प्टर्स के लिए, और उनको पारंपरिक शैलियों की ट्रेनिंग दी जाती है कि पुराने मूर्तिकार किस तरह से मूर्तियां बनाते थे। तो उन स्कल्प्टर्स से बात करके, उनके काम को देखकर, किस तरह से पत्थर पर वो ड्राइंग कर रहे हैं, कैसे उस ड्राइंग को उकेर रहे हैं, और क्या क्या प्रोपोर्शंस वो लेते हैं, उस सब को ऑब्जर्व करके, और ये जो ग्रंथ मैंने गिनाए हैं उनमें लक्षित जो भी चिन्ह हैं उनकी तुलना करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये 110 प्रतिमाएं जो हैं गंगा की घाटी से, वो काफी हद तक इस शिल्प शास्त्रीय परंपरा से पोषित होती हैं। तो उनका निष्कर्ष ढाकी और एडम हार्डी और फिकीमा से थोड़ा भिन्न है। वो लोग जहां टेम्पल आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि वो शास्त्रीय परंपराओं से हटकर हैं, मूर्तिकला के संदर्भ में मॉस्टेलर का ये असेसमेंट है कि नहीं, वो शिल्प शास्त्रीय परंपराओं का पोषण करते हैं। एक सवाल जो मैं पहले उठा देना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं जो मेरी ऐतिहासिक दृष्टि है शिल्प शास्त्रीय परंपरा के बारे में उसकी चर्चा करूं, ये प्रश्न उठता है क्योंकि जब भी हम इस किस्म के मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो जाहिर तौर पर एक ऐसा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा होता है कि आखिर जो कलाकार है उसकी सृजनात्मकता का क्या होगा? क्या उसके हाथ बंधे हुए थे या वो स्वतंत्र था कुछ भी क्रिएट करने के लिए? आर्टिस्ट किसी भी किस्म का अगर है तो उसको सृजनात्मक कैटेगरी में रखना ही पड़ेगा। एक और हम देखते हैं कि अगर वास्तविक रूप से धर्म ग्रंथों पर चर्चा की जाए, मैं शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों को धर्म ग्रंथ वाली कैटेगरी से नहीं देख रहा, मैं वास्तविक जो धर्म ग्रंथ हैं जो समाज का नियमन करते रहे हैं, अगर उन धर्म ग्रंथों को हम देखें तो वहां देखते हैं हम कि जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, उनका सामाजिक दर्जा बहुत नीचे आता है। अधिकांशतः
ज्यादातर उनको शूद्र और उसके भी नीचे अंत्यज की श्रेणी में रखा जाता है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया कि जो ब्राह्मण डांस करते हैं या गाना गाते हैं उनको कभी भी ऐसे भोज में आमंत्रित न किया जाए जो कि किसी भगवान के लिए हो रहा है। मनु अपनी स्मृति में लिखते हैं कि ऐसे ब्राह्मण जो बढ़ई का काम करते हैं या कलाकार हैं वो शूद्र के बराबर है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि कुल मिलाकर भारतीय समाज का नियमन जिस तरह से धर्मशास्त्रों ने किया उसमें कलाकार का दर्जा बेहद नीचा था और काफी हद तक शोभनीय नहीं था और उसको एक हे दृष्टि से देखा जा रहा था। ऐसी स्थिति में खास तौर से उस कलाकार को कितनी स्वतंत्रता थी अपनी कृति को अंजाम देने की। वो भिन्न प्रकार के संरक्षकों के तहत काम कर रहा था। उसके पास अपनी पूंजी तो है नहीं। अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर के जो प्रश्रयदाता हैं, जो पेट्रन्स हैं, चाहे वो शासकीय वर्ग हो, चाहे वो धर्म के ज्ञाता हो, जो भी प्रश्रय वर्ग है, पेट्रोनेज जहां से भी आ रही है, वो उनके मातहत काम कर रहा है कलाकार। तो उस परिस्थिति में किस हद तक वो अपनी कृति को सृजनात्मक दृष्टि से स्वतंत्र बना सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने रहता है। इस संबंध में काफी उल्लेखनीय काम प्रोफेसर आर.एन. मिश्र ने किया है, जिन्होंने आर्टिस्ट की सोशल बैकग्राउंड और उनकी क्रिएटिविटी पर महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ और शोध प्रबंध लिखे हैं। उनका ये मानना है कि मोटे तौर पर आर्टिस्ट जो था वो बावजूद इसके कि सामाजिकता में काफी नीचे के स्तर पर था, फिर भी वो अपनी कला को काफी स्वतंत्र तरीके से अंजाम देने की क्षमता रखता था। और वो तो ये मानने को तैयार हैं कि ये क्षमता एक तरीके से असीमित थी, अनलिमिटेड पावर। उन्होंने उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास उदयगिरी गुफा में, जिसको गुप्त काल का माना जाता है, 4वीं-5वीं शताब्दी में, वहां पर जो वराह अवतार का निरूपण हुआ है, तो उसका विश्लेषण करते हुए उनका ये मानना है कि किस प्रकार जो भूतकाल की कल्पना थी वराह अवतार के बारे में, उसको किस प्रकार से कलाकार ने अपनी इमेजिनेशन से वर्तमान परिस्थिति को दर्शाने के लिए किया। आमतौर पे वराह अवतार की परिकल्पना क्या है? अगर मिथकीय दृष्टिकोण से देखें तो यही है कि वराह ने आतंकित पृथ्वी को समुद्र से उभारा। उस मिथकीय दृष्टि को ऐतिहासिक स्थिति बनाकर देखने का श्रेय आर.एन. मिश्र कलाकार को देते हैं कि किस तरह गुप्त काल में जैसे आक्रांताओं का जोर रहा, तो उन आक्रांताओं से राज्य को संरक्षित करने के लिए कलाकार ने वराह अवतार का उपयोग किया, कि किस तरह भूमि को उसने सुरक्षा प्रदान करी। मैं उनके इस निर्वचन से, इस इंटरप्रिटेशन से काफी हद तक सहमत हूं, पर इसमें एक संशोधन जरूर करना चाहूंगा कि जहां कलाकार को इस किस्म से थोड़ी लिबर्टी मिलती भी थी, वहां पर हम इस बात से न चूक जाएं कि जो शासक वर्ग था वो कलाकृतियों को अपने तरीके से मिसयूज भी कर लेते थे। और इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं कि किस प्रकार विजेता ने विजित क्षेत्र की मूर्ति को उठा के अपने यहां ले गए, अगर उसका विध्वंस नहीं किया तो उसका रूप बदल दिया,
एक वॉर ट्रॉफी के रूप में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमको इससे भी इसको भी ध्यान में रख लेना चाहिए। अब मैं आता हूं अपने मत की ओर कि किस प्रकार से जो ये शिल्प शास्त्रीय परंपरा है इतने सारे ग्रंथों में जो निहित है, इसको हम इतिहासकार की दृष्टि से कैसे देखेंगे। मैंने अपने विषय की प्रस्तुति का आरंभ किया था वास्तुकला के इतिहासज्ञों द्वारा, उनके मतों द्वारा। मेरा मानना यह है कि जो हमारे देश में या विदेशों में जो भारतीय कला पे या भारतीय स्थापत्य पे, वास्तुकला पे काम कर रहे हैं, उनमें सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट पे कोई खास काम नहीं हो रहा है, और भारतीयों द्वारा तो बहुत कम, बिल्कुल नगण्य ही समझिए। कुछ विदेशी कला इतिहासज्ञ हैं जो अब हाल के पिछले 25-30 सालों में इस दिशा में मुड़े हैं। सोशल हिस्ट्री ऑफ आर्ट यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में तो एक लंबी परंपरा बनी हुई है, पर वैसा हमारे यहां देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस शिल्प शास्त्रीय परंपरा को, जिसके अनेक ग्रंथों का उल्लेख मैंने किया, उनको एक इतिहासकार की दृष्टि से देखा जाए। और इतिहासकार के पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो किन आधार पर चर्चा करना चाहेगा अगर इन ग्रंथों का उपयोग कर रहा है। ग्रंथ किसी भी प्रकार के हों, उनका उपयोग अगर इतिहासकार कर रहा है तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो एक लार्जर जो भौतिक पृष्ठभूमि है, मटेरियल जो कल्चर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको सिचुएट करे। ये कोई अपने आप में आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं हो सकता। समाज में किसी भी प्रकार का विकास हो रहा है, चाहे वो धर्म का विकास हो रहा है, चाहे वो अर्थ का विकास हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक पहलू पर विकास हो रहा है, उन सब के कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारक होते हैं। ऊपर से तो आके कुछ टपक नहीं जाता है। तो वो जो टोटल बैकग्राउंड है, उसके संदर्भ में हमको इन परंपराओं को देखने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हम देखते हैं काल और भौगोलिक परिवेश। मैंने जितने भी ग्रंथ गिनाए आपको, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रंथ गिनाए, क्या ये मात्र संयोग है कि उनमें से कोई भी ग्रंथ किसी भी कला इतिहासज्ञ ने 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले का नहीं बताया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी, इससे पहले का कोई भी ग्रंथ शिल्प शास्त्रीय परंपरा की श्रेणी में नहीं आता है। क्या यह भी मात्र संयोग है कि कोई भी ग्रंथ गंगा घाटी से नहीं, जितने ग्रंथ गिनाए हैं, गुजरात, मालवा, राजस्थान, उड़ीसा, दक्कन और बाद की शताब्दियों में तमिलनाडु, केरल से, गंगा घाटी से नहीं। ये हमारे सामने दोमुखी तथ्य है। नो टेक्स्ट बिफोर द 6th century and no text which can be ascribed to the Ganga Valley. जब हम ये सवाल उठाते हैं तो जाहिर है कलाकृतियों पे नजर डालने की दृष्टि हमारी कुछ और भी हो सकती है। कला का इतिहास बहुत पुराना है, प्रीहिस्टोरिक टाइम्स तक जाएंगे हम। भीमबेटका की गुफाओं में भी चित्राकृतियां हो रही हैं, पेंटिंग्स हो रही हैं। हड़प्पा के लोग भी स्कल्पचर्स बना रहे हैं, टेराकोटा आर्ट है, पॉटरी है, दुनिया भर की मैनिफेस्टेशंस, आपको भवन निर्माण है, हर तरह की कलाकृति आपको वास्तुकला देखने को मिलती है। तो ये तो है नहीं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले भारत में कुछ वास्तुकला या चित्रकला या इसके कोई नमूने नहीं है। पर ग्रंथ
कोई भी 6वीं शताब्दी से पहले नहीं है। अब सैद्धांतिक दृष्टि से आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जिन्होंने ये ग्रंथ बनाए शायद उन्होंने सब जगह जा जाके निरीक्षण किया हो, उनका असेसमेंट किया हो, उनके मापतोल करे हुए हो, उसके बाद फिर नॉर्म्स ले डाउन कर दिए गए। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जरूर है, पर इसकी संभावना प्रायोगिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुमकिन नहीं लगती है। दूसरा जो प्रश्न मेरे सामने उठता है, जितने भी टेक्स्ट मैंने गिनाए हैं आपको, उनमें से बहुत विरले ऐसे हैं जो गैर संस्कृत भाषा में हो, अधिकांशतः संस्कृत में। गैर संस्कृत भाषा में लिखने वाले बहुत कम लेखक नजर आते हैं जिन्होंने इस किस्म की रचनाएं करी हों। अपराजित पृच्छा वगैरह एक एक्सेप्शन माने जा सकते हैं जो प्राकृत में है। पर इसमें एक तथ्य और आप दिमाग में लाइए, जो लोग गैर संस्कृत परंपराओं में, गैर संस्कृत भाषाओं में कुछ रचना कर रहे थे साहित्यिक स्तर पर, उनका समाज में क्या स्थान था? तो यहां 10वीं 11वीं शताब्दी का एक लेखक है राजशेखर, जिसकी एक रचना काव्य मीमांसा है, और उस काव्य मीमांसा में वो राज दरबार का जिक्र करता है कि राज दरबार में कौन कौन लोग किस किस तरह से कहां कहां बैठेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट उभर के आता है उस वर्णन में कि जो कवि और रचनाकार गैर संस्कृत भाषाओं में लिख रहे थे उनको बहुत पीछे बैठाया जाता था। राजा के पास तो वही बैठेंगे जो कि संस्कृत में लिख रहे हैं। दूसरे ये भी हमारे लिए ध्यान रखने की लिए जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से हमारे यहां पूरा एजुकेशन का अपैरेटस था, ज्ञान प्रसार का जो संरचनात्मक ढांचा था, वो क्या था, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था, किस किस्म के विषय थे, किस भाषाओं में शिक्षण होता था, अगर उस पर हम नजर दौड़ाएं तो ये जो ज्ञान प्रसारण का जो संरचनात्मक ढांचा है, उससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये पूरा का पूरा एजुकेशन अपैरेटस एक अपर सोशल क्लास के कंट्रोल में था। अगर ये कहा जाए कि रूलिंग क्लास के कंट्रोल में था, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, नोबिलिटी भी शामिल थी, तो वो लोग जब ये कंट्रोल कर रहे थे तो इसका जो सोशल फॉल आउट होगा हम उसकी कल्पना आसानी से कर सकते हैं, और इसकी चर्चा आगे आ जाएगी जब हम चतुर्वर्ण की चर्चा करेंगे। तीसरा मुद्दा, चूंकि अधिकांश शिल्प शास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत अर्ली पीरियड से, अर्ली 20th सेंचुरी से एक प्रवृत्ति उभर कर आती है कि इस किस्म की रचनाओं को, चूंकि वो संस्कृत में लिखी गई हैं, इस किस्म की रचनाओं को बहुत जल्द ही वैदिक परंपरा से जोड़ दिया गया, और वैदिक परंपरा से जोड़कर तुरंत उनको हिंदू भी करार कर दिया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं शिल्प रत्न से, जो कि केरल का टेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी का टेक्स्ट है, और उसमें एक जगह उल्लेख आता है कि जो चित्रकार है उसको किस किस्म के विषय उठाने चाहिए, वो किन विषयों पर अपनी रचनाएं कर सकता है। एक आकर्षक तरीके से चित्र बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो वैदिक साहित्य या उससे संबंधित जो शाखा साहित्य है उसमें सिद्धहस्त हो,
और उन्हीं के विषयों का निरूपण करे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इस शिल्प रत्न को जब काशी प्रसाद जायसवाल ने यूज किया, काशी प्रसाद जायसवाल जो वाकिफ हैं ये जानते हैं कि उनको अधिकांशतः एक राष्ट्रवादी इतिहासकार के लेबल से जाना जाता है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हिंदू टेक्स्ट ऑन पेंटिंग 1923 में। शिल्प रत्न कहीं जिक्र नहीं करता है उसके हिंदू होने का, पर चूंकि वहां वैदिक टेक्स्ट का जिक्र है तो जायसवाल अपना इन्फरेंस निकाल रहे हैं कि ये एक हिंदू टेक्स्ट है और किस प्रकार आर्टिस्ट को, चित्रकार को बतौर हिंदू एक क्रिएशन करना चाहिए। तो मैं सवाल ये उठाना चाह रहा हूं कि क्या यही प्रवृत्ति इस बात के लिए जिम्मेवार है कि हमारा बहुत सा जो कला का निरूपण है, जो मैनिफेस्टेशंस हैं आर्ट्स के, उनको सेक्टेरियन लेवल दे दिए गए। हिंदू कला, बौद्ध कला, जैन कला, इस्लामिक कला, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस किस्म के सेक्टेरियन लेबल हम वेस्टर्न आर्ट में नहीं देखते हैं, बावजूद इसके कि वो भी बाइबल की थीम से प्रभावित है बहुत हद तक, पर क्रिश्चियन आर्ट हम नहीं कहते। तो ये मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या इस किस्म की प्रवृत्ति इस बात के लिए जिम्मेवार है कि हमारी कलाओं को सेक्टेरियन लेबल्स दिए जाने लगे। चौथा मुद्दा, अभी मैंने जिक्र किया कि शिल्प शास्त्रीय ग्रंथ जो हैं 6ठी शताब्दी से पहले के नहीं हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस शताब्दी के बाद और कम से कम अगले 1000 वर्ष तक, 15वीं-16वीं शताब्दी तक, जो भारत का धार्मिक पटल है, धार्मिक इतिहास जो है, अगर हिंदुस्तान के धर्मों की चर्चा की जाए इस सहस्त्राब्दी में 6ठी से 15वीं-16वीं तक, तो उसमें दो जो प्रवृत्तियां हैं बहुत जोर से उभर कर हमारे सामने आती हैं। एक है भक्ति की, दूसरी है तंत्र का विस्तार की, और दोनों मेरी नजर से इंटर रिलेटेड है। जितने मंदिर हैं हजारों हैं, विध्वंस के बावजूद बहुत मंदिरों का विध्वंस हुआ, इसको कोई नकार नहीं सकता। मुसलमानों द्वारा भी हुआ, गैर और दूसरे संप्रदायों द्वारा भी हुआ, इसको हम नकार नहीं रहे हैं। उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या है मंदिरों की। कहीं शिव हैं, कहीं विष्णु हैं, कहीं जो देवी देवता उसमें आसीन है वो भी सैकड़ों में आ जाते हैं, अगर लाखों में नहीं तो। पर क्या बात है कि जो तंत्र से संबंधित देवी देवता हैं और जो तंत्र के पीठ हैं वो कहीं भी शिल्प शास्त्रीय परंपरा में नहीं आते। ज्यादातर मंदिर जो तांत्रिक देवी देवताओं से हैं, योगिनी का उदाहरण हम दे सकते हैं, चाहे वो जबलपुर के पास भेड़ा घाट हो, चाहे वो उड़ीसा में हीरापुर हो, 64 योगिनी की परंपरा है। पर ये 64 योगिनियां कहां हैं शिल्प शास्त्रों में? ये मंदिर वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर ग्राउंड प्लान वाले किसी भी मंदिर की चर्चा शिल्प शास्त्रों में नहीं मिलती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भारतीय जनजीवन का हिस्सा रहा एक लंबे अरसे तक, वो तो इस शिल्प शास्त्रीय परंपरा में देखने को नहीं मिल रहा है। नागर, द्राविड़, वेसर, ये 3 प्रमुख शैलियां हैं। इनकी क्या विशेषताएं, इन पे कुछ और चर्चा तुरंत करना जाने वाला हूं मैं। पर ये तांत्रिक देवियों की जो परंपरा है और उनके जो मंदिर हैं जो आमतौर पे वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं,, इसका कोई जिक्र शिल्प शास्त्रीय परंपरा में नहीं। 6ठी शताब्दी के बाद 15वीं-16वीं शताब्दी में
और जो पीठासीन देवी देवताओं का निरूपण भी है, तो वहां भी योगिनियों की कोई चर्चा इसमें नहीं आती है। अब मैं आता हूं जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से इमर्ज कर रहा है शिल्प शास्त्रों में। ये बहुत साफ शब्दों में उभर कर आता है कि एक बहुत ही रूढ़िवादी सोशल फ्रेमवर्क, जिसको अगर एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाए तो वो होगा चातुर्वर्ण्य। सारा का सारा शिल्प शास्त्र उसी में समेट लिया गया है। जिस बात का जिक्र होता है, ग्राउंड प्लान कैसा होगा, फलाने ग्राउंड प्लान में कौन सा देवी होगा, देवी देवता होंगे, उनका भी वर्ण निर्धारित कर दिया जाता है। सामग्री क्या इस्तेमाल होगी, पत्थर कैसा लगेगा, ईंट कैसी लगेगी, चूना कैसा लगेगा। शायद आपको ये बात आसानी से पचे नहीं कि इन सब में भी लिंग और वर्ण भेद, शिलाओं का भी लिंग और वर्ण भेद है। और वो लिंग और वर्ण भेद जो है वो चातुर्वर्ण की परिधि के बाहर नहीं जाता। अगर इतिहासकार की दृष्टि से देखें तो पिछले 40 साल में खास तौर से 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं 14वीं शताब्दी के काल के बारे में ये बात बहुत साफ शब्दों में उभर कर आती है कि ये ऐसी शताब्दियां थी जहां पर जातियों का प्रस्फुटन हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट्स। केवल ब्राह्मण में ही 36 वर्ण ऐसे निकल आते हैं, 36 वर्ण निकल आते हैं, औरों को तो छोड़ ही दीजिए। तो सैकड़ों नई जातियां उभर कर आ रही हैं। पर शिल्प शास्त्रीय परंपरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से बाहर निकल ही नहीं पाती है। मैं उदाहरण देता हूं कुछ आपको। शिल्प परीक्षा एक टेक्स्ट है जिसमें यह कहा गया है कि जो मेन आइडल है उसके लिए पुल्लिंग शिला का इस्तेमाल किया जाए, और जो उस आइडल का आधार है, बेस है, उसके लिए स्त्रीलिंग शिला का इस्तेमाल किया जाए। और जो बेस का सबसे नीचे का हिस्सा है वो नपुंसकलिंग शिला, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। चूना, चूने का बहुत उपयोग हुआ भवन निर्माणों में। जो पानी में जल्दी ठहर जाए वो तो है ब्राह्मण, जो पानी में धीरे धीरे ठहरे वो है क्षत्रिय, जो पानी के बाहर कठोर रूप अख्तियार कर ले वो वैश्य, और जो कभी स्थिर ना हो वो शूद्र। जो पत्थर ठोस और सुगमता पूर्वक गढ़ने लायक हो वह ब्राह्मण है। जो ठोस हो पर कठिनता से गढ़ा जाए वो क्षत्रिय। जो मुलायम और सुगम हो वो वैश्य, और जो मुलायम और घटिया हो वो शूद्र। अपराजित पृच्छा जिसका जिक्र मैंने अभी किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए जो वेदियां बन रही हैं उनके अलग अलग साइजेस होंगे। साइज के बहुत सारे यूनिट्स रहे हैं, हस्त, कोहनी से लेके यहां तक, या अंगुल। तो ब्राह्मण की वेदी 7 हस्त की होगी, क्षत्रिय की 6 हस्त की होगी, और वैश्य की 5 हस्त की होगी, और शूद्र की अगर होगी तो 4 हस्त की होगी। इसी तरह से यह भी बहुत स्पष्ट शब्दों में इंगित किया गया कि जहां इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाएगा
तो वहां का राजा और वहां वो राज्य ध्वस्त हो जाएगा। तो एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है। कुल मिला के पिक्चर क्या इमर्ज कर रही है? पिक्चर जो इमर्ज कर रही है वो यही कि ये जो शिल्प शास्त्रीय परंपराएं हैं, इन विभिन्न तरीकों से एक जो अपर क्लास हेगेमनी है, ऊपरी क्लास का जो वर्चस्व और प्रभुसत्ता है, उसको कायम करने में ज्यादा रुचि रख रहा है। अगला मुद्दा लैंगिक शब्दावली। आजकल आप जानते हैं कि जो भी इतिहास संबंधी रचनाएं हो रही हैं उसमें जेंडर पे काफी फोकस हो रहा है पिछले 30-35 सालों से, खास तौर से। तो जब हम कला और वास्तुकला के इतिहास का सामाजिक इतिहास देख रहे हैं तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस इतिहास के लेखन में जिस किस्म की लैंगिक शब्दावली है, जेंडर टर्मिनोलॉजी जो है, वो किस तरह से सामने आती है। मैंने स्टेला क्रैमरिश का जिक्र किया कि उन्होंने किस तरह हिंदू मंदिर को शिल्प शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप माना, और उसमें सबसे बड़ा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो ये है कि टेम्पल के फॉर्म को देखना एक पुरुष के रूप में, विच इज ए मेल कॉन्फ़िगरेशन। तो सवाल ये उठाना चाहिए कि क्या शिल्प शास्त्रीय परंपरा में ऐसी शब्दावली है जो कि स्त्री का कोई पहलू प्रस्तुत करती है? ले दे के हमको मिलता है गर्भगृह, इसके अलावा शायद कोई और शब्दावली ऐसी नहीं है जिसको कि नारी रूप या स्त्री रूप से जोड़ा जा सके। पर एक दृष्टि बहुत रोचक सामने आई है हाल के रचनाओं में। एक कला इतिहासज्ञ हैं पारुलदेव मुखर्जी, जिन्होंने चित्रसूत्र पर काम किया, और उन्होंने खास तौर से ये जेंडर वाला मुद्दा उठाया है। और उस मुद्दे के कॉन्टेक्स्ट में जो बिंदु उन्होंने रेखांकित किए हैं वो यही कि जब भी नारी रूप की चर्चा होती है तो उसको स्वतंत्र रूप से देखने की कोई कोशिश नहीं है, उसको मेल फॉर्म से के साथ साट कर देखते हैं। और जो निरूपण के, नारी रूप के निरूपण के जो भी निर्देश हैं वो भी ऐसे ही हैं कि नारी को हमेशा कमतर दिखाया जाए हर दृष्टि से। तो अगर पुरुष के साथ उसको दर्शाया जा रहा है तो उसकी हाइट जो है वो पुरुष के कंधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नारी की कमर जो है वो 2 अंगुल कम होनी चाहिए। नितंब जो है वो पूरे धड़ के अनुपात में बड़े होने चाहिए। तो इस किस्म का जो दृष्टि है वो काफी हद तक इस बात पर मुनसर करती है कि नारी का जो रूप है उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस न बने। एक और उदाहरण देते हुए ये कहती हैं कि जिस प्रकार से 5 प्रकार के पुरुष होते हैं, हंस, भद्र, मालव्य, रुचक और शशक, उसी प्रकार से नारियां भी 5 प्रकार की होती हैं। पर जब इन 5 प्रकारों का चित्रण किया जाता है कलाकृतियों में, तब जो रूप सामने आता है तो वो ये लगता है कि हंस जो फॉर्म है वो सबसे ऊंचा फॉर्म है और रुचक जो है वो सबसे नीचा फॉर्म है। तो एक हायरार्की बना रहे हैं उसमें, सोपान बना रहे हैं उसमें। केवल हाइट की बात नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि हंस फॉर्म में ये लोग आ सकते हैं। देवताओं का जिक्र हो सकता है, मंत्रियों का हो सकता है, ज्योतिष का हो सकता है, ब्राह्मण का हो सकता है। पर जो शशक है, जो सबसे छोटा है, उसमें शूद्र ही आएगा।
तो ये जो हायरार्की बना रहे हैं मेल फॉर्म और फीमेल फॉर्म की, वहां भी जो सोशल कंसिडरेशंस हैं और जेंडर कंसिडरेशंस हैं वो कोई बहुत प्रगतिशील नहीं है। और कुल मिलाकर समाज में जो नारी का दर्जा रहा वो इसी बात पर मुनस्सर रहा कि किस तरह से एक पितृसत्ता वाला जो समाज है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत से जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट राइटर्स माने जाते हैं वो इस मॉडल पे काम ज्यादा कर रहे हैं आजकल भारतीय इतिहास में कि एक पैट्रियार्कल सेटअप है जिसमें जेंडर को देखा जा रहा है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, इस संदर्भ में ये दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ये पितृसत्तात्मक सत्ता वाली जो बात है ये काफी हद तक अब स्टीरियोटाइप हो गई है। हमको इससे आगे बढ़कर एक और कदम लेना चाहिए, वो ये कि क्या हम नारी को एक अलग क्लास मान सकते हैं, इस पे सोचना पड़ेगा। दूसरा ये भी कि क्या ये पितृसत्तात्मक ढांचा जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, इन द सेंस कि जो हम यूरोप में देख रहे हैं वही इंडिया में है? नहीं। हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा इस बात के लिए कि हमारे अपनी संस्कृति की जो धाराएं हैं उसके परिवेश में हमको देखना, उसके साथ लगाकर हमको देखना पड़ेगा। अगर हम पेट्रियार्कल मॉडल को भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो भी जो कल्चर की जो स्पेसिफिसिटीज हैं वो किस हद तक ये जो हमारी विजुअल कल्चर है इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कुल मिला के मेरा आर्ग्यूमेंट जो है वो यही है कि जिस किस्म का सोशल सिस्टम हमको शिल्पशास्त्रीय परंपराओं में देखने को मिलता है वो काफी हद तक एक बड़ी कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क में है। हमको इसको थोड़ा सा बृहत्तर अवलोकन करने की आवश्यकता है। अंतिम प्रश्न जो मैं उठाना चाहूंगा वो ये कि जो भौगोलिक विस्तार शैलियों का बताया जाता है, नागर, द्रविड़, वेसर, तीन प्रमुख शैली मानी गई हैं। इन तीनों शैलियों के अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं कि नागर जो है वो हिमालय से लेकर विंध्य तक, द्रविड़ जो है वो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, और वेसर जो है वो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक। ये तीन ब्रॉड हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं इन तीन टेम्पल स्टाइल्स के बारे में। इसमें दो बातें मुझे कहनी है। एक तो ये कि इस ज्योग्राफिकल डेलिनिएशन में इकोलॉजिकल जो डायमेंशन है उसका पुट कहां होगा। शिल्प शास्त्रीय परंपराएं बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है कि पर्यावरण संबंधी जो फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है भवनों के निर्माण में या और कलाकृतियों में। और इस पहलू पर मुझे याद आ रही है सोनथाइमर की, जिन्होंने जिक्र किया वन और क्षेत्र का। वन और क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट जोन्स के रूप में। एक फॉरेस्टेड एरिया है और एक वो जो कि सेटल्ड एरिया है, ग्रेटर हैबिटेशन। और सोनथाइमर इसका एक ओवरलैप विजुअलाइज करते हैं, उसको इलस्ट्रेट करते हैं किस तरह से कि देवी देवताओं का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। आप ये बात मन में और दिल में गांठ बांध लीजिए कि हिंदुस्तान की जो मिथोलॉजी है बेइंतहा डायनेमिक है, असीमित रूप से डायनेमिक है। किसी किस्म की रूढ़िवादिता वहां नजर नहीं आती, हर समय बदल रही है।
देवी देवताओं का डेवलपमेंट होता है। वो ये नहीं है कि जो रूप ऋग्वेद में है किसी देवता का, वही रूप आपको पुराणों में मिल जाएगा, चाहे नाम वही हो। शिव का नाम ऋग्वेद में नहीं है, पूरे ऋग्वेद में नहीं है, पर शिव कितने महत्वपूर्ण देवता है हम सब के लिए, हम सब जानते हैं। ऋग्वेद में जिक्र आता है रुद्र का। रुद्र किस तरह शिव बनते हैं, वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस डायनामिक है तो उस डायनामिज्म को हम कहां लोकेट करेंगे? किसी टाइम कॉन्टेक्स्ट में लोकेट करेंगे, किसी स्पेस कॉन्टेक्स्ट में लोकेट करेंगे, कम से कम हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव। तो इस डायनामिज्म को, माइथोलॉजी के डायनामिज्म को और सोसाइटी के डायनामिज्म को ध्यान में रखते हुए सोन्थाइमर बताते हैं कि किस तरह से वन और क्षेत्र इन्फ्लुएंस करते हैं रुद्र के ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि शिव बनकर सामने आता है। देवता रुद्र है कि सौम्य है, ये कैसे तय करेंगे? जो मेरे लिए सौम्य है वो आपके लिए रुद्र हो सकता है। और ये बात खास तौर से जो लोक देवताएं हैं, देवी देवताएं हैं, उनके संदर्भ में तो बहुत स्पष्ट रूप से आती है। अगर आप किसी यक्ष की इमेज देखें, और अगर आपने बहुत न भी देखी हो और रिजर्व बैंक के सामने देखी हो कुबेर की प्रतिमा, तो वो क्या रूप है? कहेंगे बड़ा भोड़ा सा है, काना है, एक आंख नहीं है, कुबेर है, मोटी नाक है, पेट फूला हुआ है, और उसके साथ जो लक्ष्मी बनाई गई है वो भी उसी किस्म से बना दी। दोनों मूर्तियों को देखिए अगर आपने आज तक ना देखा हो तो ये लोक देवता का जो निरूपण है, वहां पर उसका वो रूप ऐसा क्यों बताते हैं जिसको देख के थोड़ा सा भय लगता है? वो भयावह क्यों है? तो मूर्ति भयावह है या सौम्य है, रुद्र है या सौम्य है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन उससे एसोसिएट हो रहा है। जो मेरे लिए रुद्र है वो दूसरे के लिए सौम्य हो सकती है, और इसका एग्जाम्पल सोन्थाइमर दे रहे हैं। एक बहुत फेमस मठ है आंध्र प्रदेश में, कर्नूल जिले में, अहोबिल, बड़ा भारी केंद्र है वैष्णव पूजा का, और वहां नृसिंह का जो रूप है, वो नृसिंह का रूप हिल्स में तो उग्र है और प्लेन्स में उसी को सौम्य मानते हैं। इन उदाहरणों से मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो शिल्प शास्त्र हैं वो शायद इस किस्म के डायनेमिज्म को बहुत पचा नहीं पा रहे हैं। और मैं अपनी प्रस्तुति का अंत इसी प्रश्न से करूंगा कि बावजूद इसके कि हमारा समाज, हमारी सामाजिकता, हमारे राजनीति, हमारी धर्म व्यवस्था सब इतनी गतिशीलता शो कर रहे हैं, हमारे जो मैनिफेस्टेशंस हैं आर्ट्स के, चाहे वो भवन हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मूर्तियां हो, वो भी इवॉल्व कर रही हैं, पर क्या हमारे शिल्प शास्त्र और उनमें निहित परंपराएं उनके साथ कदम मिलाकर चल रही हैं? ये मेरा प्रश्न है, और इसके साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति का समापन करना चाहूँ। धन्यवाद।